स्टूडेंट्स, आज की प्रश्नोत्तरी में हम लोग गृह विज्ञान के इतिहास जो हमारा टॉपिक है उसके जो है वो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री ऑफ होम साइंस की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोगों ने अध्ययन किया हो, यदि आप इस विषय में जो है जानकारी रखते हो, अगर आप एनसीईआरटी की या फिर किसी बोर्ड की भी पुस्तकें इस विषय को लेकर के पढ़ें या इस तथ्य को लेकर के पढ़ें तो आसानी से जो है आप वहाँ पे पाएँगे, बिल्कुल सीधे-सीधे तरीके से जो है इस टॉपिक से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे आप उत्तर प्रदेश पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, राजस्थान में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर दीजिए या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो कि गृह विज्ञान विषय से है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के संपूर्ण प्रश्न जो है हमारे किससे हैं? हिस्ट्री ऑफ होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान के इतिहास नामक टॉपिक से। तो आइए, जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए 17, 18, 19 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न एक्चुअली जो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम है, जो हमारे यहाँ नियमित क्लासेस चलती हैं, उसके अंदर ये पेपर बनाए गए थे उनका लेने के लिए। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के सामने भी ये पेपर एक बार डिस्कस करूँ, सो दैट आप भी इसका बेनिफिट ले सके, आपके पास भी इस तरीके के क्वेश्चन जाए ताकि आप लोगों की भी तैयारी साथ-साथ होती रहे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, महिलाओं को सीमित घरेलू भूमिका में बांधे रखना, यानी कि प्राचीनतम समय में जो घर की औरतें थी, महिलाएं थी, उनको एक सीमित दायरे के अंदर जो है वो बांध करके रखने का जो है वो प्रयास किया जाता था। बांधे रखना तथा पितृसत्तात्मक सत्ता कायम करने के लिए, राजनीति से निष्क्रिय बनाने के लिए गृह विज्ञान को किस प्रकार के लोग एक षड्यंत्र मानते थे? जो देखिए प्राचीनतम समय था, प्राचीनतम समय में लोगों को ये लगता था कि यदि महिलाएं राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं समाज का जो दायरा है वो उथल-पुथल उसमें हो जाएगा, या उसके जो क्रियाकलाप हैं वो थोड़े से जो है वो असंतुलित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं विचलन की स्थिति उनमें आएगी। तो जो लोग जो है इस विषय में अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करते थे या एक अपने आप को निखारने का प्रयास करते थे, लोगों को लगता था कि इसको एक विषय के रूप में, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से पढ़ करके यदि घर के अंदर जो है इसको अप्लाई किया जाए, इसको प्रयोग किया जाए, तो जो घर है वो संपूर्ण घर प्लस घर के सदस्य जो है वो अच्छे तरीके से व्यवस्थित रहेंगे। तो ये जो सोच है, उस समय पे, चूंकि प्राचीनतम समय पे सोच का दायरा इतना विकसित नहीं था और पितृसत्तात्मक हमारी जो है वो परंपरा कायम थी, यानी कि पुरुषवाद उस समय परिवारों के अंदर, परिवारों के बाहर भी चला करता था। घर का मुखिया जो है वो जहां तक देखा जाता था वो पुरुष वर्ग से ही होता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि यदि स्त्रियां इस तरीके से अपने कार्यों को करके अगर कहीं कुछ नाम कमाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम खराब नहीं हो जाए। तो उनका क्या ये मानना था, वो ये सोचते थे कि जो स्त्रियां अपना नाम कमाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो जो है घर के दायरे में जो है वो बंद करके ना रहें, वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, अपने जो पितृ सत्तात्मक है, उस सत्ता को जो है वो स्वयं हासिल करना चाहती हैं और कहीं न कहीं राजनीति में अपने आप को सक्रिय करना चाहती हैं, और इन सब के लिए उन्होंने षड्यंत्र बनाया है, जिसके लिए जो है वो एक षड्यंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने आप को आगे निकालना चाहती हैं। तो प्रश्न में यही चीज़ आई है कि महिलाओं को सीमित घरेलू भूमिका में बांधे रखना तथा पितृसत्तात्मक सत्ता कायम करने के लिए, राजनीति से निष्क्रिय बनाने के लिए गृह विज्ञान के किस प्रकार के लोग इसको षड्यंत्र मानते थे। अब हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन है गृह प्रशंसक, यानी कि जो गृह विज्ञान के प्रशंसक है, यानी कि गृह विज्ञान को जो लोग पसंद करते थे, उसकी जो प्रशंसा करते थे या जो उसको सपोर्ट करते थे, जो चाहते थे, क्या वो लोग थे ये? दूसरा ऑप्शन आ रहा है गृह विज्ञान के आलोचक, यानी कि ऐसे लोग जो गृह विज्ञान विषय की बार-बार आलोचनाएं करते रहते थे। तीसरा हमारे पास आया प्रशंसक तथा आलोचक दोनों, यानी कि ये भी और ये भी, और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो जैसा कि ये प्रश्न में ही कहा गया है, प्रश्न में ही यदि आप देखें तो स्ट्रांगली यहाँ पे लिखा गया है षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र की बात करें तो षड्यंत्र माना जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो आलोचना के दौर से गुजर रहा है। षड्यंत्र किसी भी
क्रिया को एक षड्यंत्र मानना, किसी भी क्रियाकलाप को जो है एक व्यवधान के रूप में मानना, या किसी भी जगह पे किसी भी क्रिया को यदि आलोचना की दृष्टि से देखा जा रहा है तो वो एक आलोचक ही कर सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा जो प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न है, महिलाओं को सीमित घरेलू भूमिका में बांधे रखना तथा पितृसत्तात्मक सत्ता कायम करने के लिए राजनीति से निष्क्रिय बनाने के लिए गृह विज्ञान को किस प्रकार के लोग एक षड्यंत्र मानते थे? तो वो जो गृह विज्ञान के आलोचक थे वो इसे जो है इसका षड्यंत्र गृह विज्ञान विषय का एक षड्यंत्र मानते थे। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, घर के केंद्र में वह महिला है जिसके हाथों में परिवार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक तथा नैतिक विकास का दायित्व है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन कथनों पे विचार का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे आप उसको पढ़ते चल रहे हैं आप उसको वहीं पे इंगित करते चलिए, ये सही है या गलत है। तो पहला कथन हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला कथन है, घर के केंद्र में वह महिला है जिसके हाथों में परिवार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक तथा नैतिक विकास का दायित्व है। ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये कथन सही है। वस्त्र एवं सूत विज्ञान वृद्धों की देखभाल के से संबंधित एक क्षेत्र है। वस्त्र तथा सूत विज्ञान में क्या हम वृद्धों की देखभाल करते हैं? वस्त्र तथा सूत विज्ञान में हम लोग वस्त्रों से संबंधित, तंतुओं से संबंधित, वस्त्रों की धुलाई से संबंधित, वस्त्रों के रख रखाव से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वृद्धों की देखभाल का जो क्षेत्र है वो क्या है? सामुदायिक विकास है, मानव विकास है, ये सब एरिया जो है वृद्धों के देखभाल से संबंधित है। तो ये कथन क्या है? गलत है। आलोचना तथा प्रशंसा के बीच घर को विशिष्ट रूप से नारीवाद का एक इकाई माना जाता है। हमने जब गृह विज्ञान के इतिहास की बात की तो हम आलोचकों को भी देख रहे हैं, हम प्रशंसकों को भी देख रहे हैं। दोनों की क्रियाओं के अनुरूप, यानी आलोचक आलोचना कर रहे हैं, प्रशंसक अपनी प्रशंसा कर रहे हैं विषय को लेकर के, लेकिन आलोचना और प्रशंसा दोनों के मध्य ही जो नारीवाद है, यानी कि घर के केंद्र में, घर के कोर में जो है गृहिणी को ही हमेशा सर्वोपरि माना गया है। पहले भी माना जाता था, आज भी माना जा रहा है। तो ये पॉइंट हमारा, ये कथन क्या है? सत्य है। गृह विज्ञान द्वारा स्त्रियों को नवीनतम वैज्ञानिक, तकनीकी और आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है। गृह विज्ञान जो विषय है, इस विषय को पढ़ने के पश्चात जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उनको हर तरीके से इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत, जितने भी विषय क्षेत्र हैं, हर विषय क्षेत्र के अंतर्गत नवीनतम जो सूचनाएं हैं, नवीनतम जानकारियां हैं और नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी है, जो आधुनिकतम जानकारियां हैं, वो क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो ये भी क्या है? कथन सत्य है। तो अब प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन असत्य है? देखिए, ये पॉइंट जो है वो हमें खासा ध्यान रखना होता है, कहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है, कहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ते समय ही जो है इसको डिनोट कर लिया था कि कौन से कथन हमारे सत्य हो रहे हैं, कौन से कथन असत्य हो रहे हैं। तो पहला हमारा सही था, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल दूसरा असत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। केवल 2 ऑप्शन जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है या फिर असत्य है। तीसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। देखिए, ये हमारे प्रश्न आ गए। अब ये कुछ प्रश्न हैं, ये जो है वो फैक्ट्स पे आधारित हैं, यानी कि आपको जो है वो डायरेक्ट, जैसे सन होते हैं, नाम होते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज आपको तैयार करने होते हैं। इनमें किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं आते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे आते हैं। 20वें नंबर के क्वेश्चन पे, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ब्रिटिश शासन में गृह विज्ञान की शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? ब्रिटिश शासन में गृह विज्ञान की शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? यहाँ पे रूप को पूछा जा रहा है, किस तरीके से जो है वो दी जाती थी। तो पहला ऑप्शन हमारे पास औपचारिक रूप से, दूसरा अनौपचारिक रूप से, तीसरा शैक्षणिक है और चौथा सामाजिक है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। औपचारिक का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया, अर्थात
स्थान निर्धारित हो, जगह निर्धारित हो, समय निर्धारित हो, लोग निर्धारित हो कि शिक्षा लेने वाला कौन है, शिक्षा देने वाला कौन है। तो ये क्या हो गई, एक औपचारिक प्रक्रिया हो गई। अनौपचारिक की बात करते हैं तो अनौपचारिक में ना तो समय निर्धारित है, ना तो लोग निर्धारित हैं, ना किसी का नाम स्पेसिफाई है, ना ही कोई लोकेशन जो है वो निर्धारित है। कहीं भी किसी के भी द्वारा कभी भी शिक्षा का कार्य किया जा सकता है, शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है। शैक्षणिक की बात करते हैं तो एक करिकुलम के अंदर, यानी कि एक विद्यालयी वातावरण के अंदर समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न आयु वर्गों के हिसाब से, अन्य पाठ्यक्रमों के हिसाब से जो है इस विषय को जो है वो पढ़ाया जाता है। और जब सामाजिक की हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक रूप से, तो ये एक विषय के रूप में है जिसकी शिक्षा दी जाती है। तो सामाजिक यदि हम लोग रूप देखना चाहें तो समाज में किस तरीके से है, ये इसकी मीनिंग है। तो अब जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन में गृह विज्ञान की शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? तो औपचारिक रूप में तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि विषय के रूप में जो है इसको पढ़ाना उस समय पे इसको नहीं पढ़ाया जाता था। अनौपचारिक रूप में जो है ये शिक्षा क्या थी, उस समय दी जाती थी। कुछ जो है औरतों को इसके लिए तैयार किया गया था। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे उस समय पे कुछ ईसाई औरतों को जो है इस विषय के लिए तैयार किया गया। वो ईसाई औरतें घर घर जा करके औरतों को इस विषय के लिए अवेयर करती थी, उनको इस तरीके के पाठ जो है वो पढ़ाती थी, उनको सिखाती थी और कोशिश करती थी कि उनको प्रबंधन जो है वो सिखाया जाए। घर के अंदर का पूरा मैनेजमेंट जो है उनको किसी भी तरीके से सिखाया जाए, जिससे वो अपने घर और परिवार को जो है वो सुचारू रूप से चला सके और हर किसी की खुशी का ध्यान रख सके। तो ब्रिटिश शासन में गृह विज्ञान की शिक्षा किस रूप में दी जाती थी? तो अनौपचारिक रूप में। क्या होगा इसका आंसर? अनौपचारिक रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1882 में कलकत्ता में विधवा एवं गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत किसने प्रारंभ की? ये प्रश्न है, इतिहास से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा कि सन 1882 में अगर हम बात करते हैं स्वर्ण कुमारी की, इनके द्वारा ही जो है विधवा एवं गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का कार्य किया गया था। और स्वावलंबी बनाने के लिए इन्होंने जो है सबसे पहला कदम उठाया था। रीजन क्या था? क्योंकि ये ब्रह्म समाज से जो है वो बिलोंग करती थी। इनके पिता और भाई, पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर और भाई रविंद्रनाथ ठाकुर। ये दोनों क्या थे? उस समय जो है बहुत ही समाज सुधार की दिशा में जो है बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए और अग्रणी नेता के रूप में जो है ये लोग समाज के सामने दिखते थे। तो उन्हीं की बहन जो है ये स्वर्ण कुमारी हैं। स्वर्ण कुमारी जो है इन्होंने सबसे पहले, अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले स्त्रियों के लिए जो है इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। ये एक कवयित्री भी हैं, एक लेखिका भी रही हुई हैं। विभिन्न माध्यमों से इन्होंने प्रयास किया कि जो स्त्री है उसके संबंध में जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या उसको किस तरीके से जो है वो सहजता से जीवन यापन करना चाहिए, कुल मिलाकर के स्त्रियों के संबंध में जो है उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और उसी क्षेत्र में उन्होंने विधवा एवं गरीब स्त्रियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया, जो कि एक स्थान पर निर्धारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वर्ण कुमारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय स्त्री मंडल जो कि 1910 में स्थापित किया गया था, ठीक है, भारतीय स्त्री मंडल जो कि 1910 में स्थापित हुआ था, किसके द्वारा की गई थी? तो जब हम स्वर्ण कुमारी की बात करते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट हो जाता है। सरला देवी चौधरानी जो कि स्वर्ण कुमारी की पुत्री हैं।
उस समय पे सरला देवी चौधरानी जब 1882 में जो है वो स्वर्ण कुमारी ने विभिन्न प्रकार से जो है प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, किसके लिए? जो विधवा स्त्रियां हैं उनके लिए। तो साइमल्टेनियसली जो उनकी पुत्री हैं 1910 में जो है उन्होंने भारत में स्त्री मंडल की स्थापना की, और इनके अनुसार जो स्त्री मंडल की स्थापना हुई थी, ये जो प्रशिक्षण का कार्य जो स्वर्ण कुमारी ने किया, इन्होंने तो एक जगह पे ही जो है स्वावलंबी बनाने के लिए एक स्थान पे ही, कलकत्ता में ही एक स्थान पे ही सबको बुला करके वो उनको प्रशिक्षण देती थी। लेकिन भारत स्त्री मंडल की खास विशेषता क्या थी, जो कि 1910 में सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। इस प्रशिक्षण कार्य का आरंभ देखिए स्त्री मंडल यहाँ पे बनाया गया, जिनमें अलग अलग स्त्रियों को क्या किया गया, जोड़ा गया। यहाँ पे क्या था कि सारी स्त्रियां एक स्थान पे एकत्रित होकर के प्रशिक्षण लेती थी। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्त्रियों को ट्रेन किया जाता था, उनको प्रशिक्षित किया जाता था, और वो स्त्रियां घर घर जा करके, अलग अलग जगहों पर जा करके अलग अलग एक एक स्त्री को क्या करती थी, प्रशिक्षण देती थी। तो भारत स्त्री मंडल 1910 की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये भी फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए। घरेलू कार्यों में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके भारत लाभप्रद हो सकता है, यह विचार किसके थे? ठीक है, घरेलू कार्यों में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके भारत लाभप्रद हो सकता है, ये विचार किसके थे? पहला नाम पार्वतीबाई आठवले का है, दूसरा रमाबाई का है, तीसरा स्वर्ण कुमारी का है, और चौथा सरला देवी चौधरानी का है। देखिए इसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है पार्वतीबाई आठवले, जब आप इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये केशव धोड़ो कर्वे के विधवा आश्रम से जो है वो बिलोंग करती थी। जो कि सन 1918 में अपने किसी निजी कार्यों के लिए जो है अमेरिका की यात्रा पे गई, अमेरिका गई। जब वहाँ पे अमेरिका जब वो गई, अपने किसी भी कार्य के लिए गई, वहाँ उन्होंने देखा कि जो घरेलू कार्य हैं, विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए वहाँ पे कार्य सरलीकरण के बहुत सारे आयामों का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे समय की भी बचत हो रही है और ऊर्जा की भी बचत हो रही है। तो चूंकि उस समय, जिस समय पे पार्वतीबाई आठवले जो है वो गई थी अमेरिका, उस समय अमेरिका और भारत के कंपैरिजन को देखें तो भारत में जो है वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और एक स्त्री के ऊपर जो है अगर खाना बना रही है तो परिवार के बहुत सारे सदस्यों के लिए खाना बनाना था। अगर घर की स्वच्छता की बात की जाए तो घर भी काफी बड़े बड़े उस समय होते थे, तो पूरे घर को बाहर, अंदर, बरामदा, रूम सब कुछ स्वच्छ करने के लिए भी समय लगता था। खुद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको देख करके वहां पे अपने निजी कार्यों के लिए वो जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक तरीकों को देखा और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, इन्फ्लुएंस हुई, और उनको लगा कि यस, अगर भारत में इस तरीके के जो है वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है तो जो भारतीय स्त्रियां हैं कहीं ना कहीं समय के अनुसार और श्रम के अनुसार अपने शरीर को, अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स कर सकती हैं। तो प्रश्न क्या है? घरेलू कार्यों में वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करके भारत लाभप्रद हो सकता है, ये विचार किसके हैं? ये पार्वतीबाई आठवले के हैं, और ये विचार जब वो 1918 में अमेरिका की यात्रा पे गई, वहां पे लोगों को देख करके ही उनके मन में आया था। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन, एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग द्वारा तैयार किया गया गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम किस शैक्षणिक संस्था से संबंधित है? पहला नाम आया सयाजीराव विश्वविद्यालय, दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा स्त्री विश्वविद्यालय, और चौथा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? एन गिलक्रिस्ट की जब हम बात करें, एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका सीधा सीधा संबंध जो है वो हंसाबाई मेहता के साथ है। और हंसाबाई मेहता क्या थी? उस समय तत्कालीन बड़ौदा के प्रधानमंत्री की ये बेटी थी।
इनके बारे में यदि कहा जाए तो हंसाबाई जो है स्पेशली घरेलू अर्थशास्त्र की विषय के लिए जो है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ये स्पेशली जो है वो अमेरिका गई थी। और वहां पे जब इस विषय का उन्होंने संपूर्ण ज्ञान ले लिया, तो जब ये भारत लौटी तो भारत में सयाजी राव विश्वविद्यालय, जो कि ऑलरेडी उस समय पे जो है वो था, यानी कि अस्तित्व में था, सयाजी राव विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्त्री विश्वविद्यालय की इन्होंने क्या की, स्थापना की। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर हमारे पास केवल सयाजी राव विश्वविद्यालय आता तो हम ये टिक करते, लेकिन यहाँ पे स्त्री विश्वविद्यालय भी आ गया है, तो चूंकि जो गृह विज्ञान से संबंधित जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया वो क्या था, स्त्री विश्वविद्यालय के नाम से था, लेकिन उस समय पे इसको सयाजी राव विश्वविद्यालय के अंडर में ही स्थापित किया गया था। तो प्रश्न है, एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग द्वारा तैयार किया गया गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम किस शैक्षणिक संस्था से संबंधित है? तो स्त्री विश्वविद्यालय, जब हंसाबाई मेहता के द्वारा सयाजी राव विश्वविद्यालय में स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात वहां पे पाठ्यक्रम बनाया गया गृह विज्ञान की शिक्षा देने हेतु, और उस पाठ्यक्रम को एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग ने क्या किया था, तैयार किया था, जो कि लंबे समय तक वो पाठ्यक्रम जो है वो शैक्षणिक क्रियाकलापों में जो है वो कंटिन्यू रहा था। काफी लंबे समय तक वो ही पाठ्यक्रम जो है वो विभिन्न विद्यालयों में चला था। बहुत लंबे समय के बाद उसको जाकर के चेंज किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया नामक पुस्तक एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग द्वारा किस सन में प्रकाशित की गई? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे सन 1931 में। ठीक है, एन गिलक्रिस्ट के द्वारा जो पुस्तक है डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, ये जो है गृह विज्ञान की एक मौलिक पुस्तक के रूप में है, यानी कि एक प्रारंभिक मौलिक पुस्तक जो है डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, जिसके ऑथर कौन है, एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग, और इनके द्वारा ये लिखी गई थी। लंबे समय तक जो है ये विद्यालयों में पुस्तक चली थी, और इसी पुस्तक के ऊपर, इसी के कंटेंट के ऊपर आगे की सारी पुस्तकों के कंटेंट आए। तो इस वजह से एक मौलिक पुस्तक के रूप में, यानी कि इसको जो है, ये जो पुस्तक है ये क्या है, ये एक मौलिक पुस्तक के रूप में जो है वो जानी जाती है। मौलिक पुस्तक किसकी? गृह विज्ञान की। तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आए कि गृह विज्ञान की मौलिक पुस्तक का नाम बताइए, तो डोमेस्टिक साइंस फॉर हाई स्कूल इन इंडिया, किसके द्वारा? एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग के द्वारा। कौन से सन में? सन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना किस सन में की गई? तो अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना सन 1926 में की गई थी, औरतों के अधिकारों के लिए। इसमें विभिन्न राज्यों के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी पत्नियां, और जितने भी समाज सुधारक थे जो कि धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार उच्च पदों पर थे, उनके जो है वो घर की स्त्रियां इनमें जो है वो शामिल हुई, और उन्होंने मिलकर के अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना की। कब की? सन 1926 में। जब अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना हुई, देखिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं, भारतीय स्त्री सम्मेलन समूह द्वारा लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस संघ में की गई? जब भारतीय स्त्री सम्मेलन की स्थापना हुई तो उनमें जो स्त्रियां शामिल थीं, कई बार ऐसे देखा गया कि उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक भारतीय स्त्री सम्मेलन समूह जो है वो बनाया। भारतीय स्त्री सम्मेलन समूह बनाया, और उन समूहों के द्वारा, जो समूह बने थे, उनमें जितनी भी स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों ने मिलकर के लेडी इरविन कॉलेज की क्या की? स्थापना की। लेडी इरविन कॉलेज जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, उसकी स्थापना उन सभी महिलाओं के द्वारा जो है उनके सहयोग से किया गया था। किस सन में किया गया? सन 1932 में। ठीक है, किस सन में किया गया? सन 1932 में। तो भारतीय स्त्री सम्मेलन समूह के द्वारा लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना सन 1932 में की गई थी। नेक्स्ट, लेडी इरविन कॉलेज किस विषय तथा किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, जो लेडी इरविन कॉलेज हम लोगों ने अभी देखा, जिसकी स्थापना
स्त्री संघ के द्वारा किया गया था, स्त्री समूह के द्वारा किया गया था, किस विषय या किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है खाद्य तथा प्रौद्योगिकी में स्नातक, दूसरा गृह विज्ञान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर, तीसरा है ए तथा बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य तथा प्रौद्योगिकी में स्नातक सबसे पहले यहीं पे आरंभ हुआ था, क्योंकि स्पेशली जो है गृह विज्ञान विषय के लिए ही ये कॉलेज है, और आगे चल के गृह विज्ञान विषय में स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर भी स्टार्ट हो गया था, जो आज भी चल रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा ए तथा बी दोनों, यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक भी हो रहा है और गृह विज्ञान विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर भी हो रहा है। कहाँ से? लेडी इरविन कॉलेज से। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला कथन है, भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य मालती पटवर्धन ने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्रचार के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप गृह विज्ञान के इतिहास को पढ़ेंगे तो जो हमने स्त्री समूहों की बात की थी, उनमें जो है मालती पटवर्धन यदि देखा जाए तो उसकी जो है एक प्रबंधक संस्थापिका हैं, और इन्होंने जो है स्त्री धर्म नाम की इनकी अपनी पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका में अगेन एंड अगेन ये औरतों के मुद्दों के ऊपर जो है वो आवाज उठाती रहती थी। दूसरा जो है हंसा मेहता बड़ौदा के प्रधानमंत्री मनु भाई मेहता की पत्नी थी। अभी हमने एक प्रश्न में पीछे ही देखा था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि हंसा मेहता जो है बड़ौदा के प्रधानमंत्री मनु भाई मेहता की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है ना? क्या थी? यहाँ पे क्या होगा? पुत्री होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। एन गिलक्रिस्ट स्ट्रॉन्ग स्त्री महाविद्यालय से संबंधित थे। बिल्कुल थे, क्योंकि वहां का पाठ्यक्रम जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तक थी वो पुस्तक भी इनके द्वारा ही बनाया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन देखिए असत्य हैं? तो असत्य कथन आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर का कथन जो है असत्य है। तो केवल 2, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है आज के हमारे प्रश्नोत्तरी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और है, चलिए। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन का नेतृत्व संभालने के पश्चात भारतीय स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेना आरंभ किया। जब हम इतिहास की बात करते हैं, गृह विज्ञान के इतिहास की बात करते हैं, तो स्त्रियों की जो दशाएं थी उस समय पे, जिस समय गांधी जी थे, तो गांधी जी के समय पे उन्होंने औरतों को ये कहा कि ये केवल बहन बेटी बन करके रहने वाली चीज नहीं है, इनको उससे आगे भी निकलना चाहिए, उनको अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए, और उनको ये दिखाना चाहिए कि नहीं, ये बहन और बेटी ही बन के नहीं रह सकती हैं, अपितु वो चाहें तो बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो उनके इस तरीके के आंदोलन का नेतृत्व करने के पश्चात बहुत सारी जो स्त्रियां थी, भारतीय स्त्रियां थी, उन्होंने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया और वो उनके साथ रही। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मार्गरेट कुशिन्स ने 1919 में मदन पाले कॉलेज में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन की धुन बनाई थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। मार्गरेट कुशिन्स ने सन 1919 में ये मदन पाले कॉलेज में जो है ऐसे किसी विजिट के लिए गए हुए थे। वहां पे इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उस समय पे जनगण मन जो है वो लिखा था, उस लिखे हुए को जो हम एक आजकल गाते हैं, तो जो उसकी धुन होती है, उस धुन को जो है वो मार्गरेट कुशिन ने बनाया था। नेक्स्ट, तीसरा, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में बड़ौदा और भोपाल की महारानियां भी शामिल थी। तो बिल्कुल थी, क्योंकि हमने बात की थी कि जो स्त्री सम्मेलन हुआ था, स्त्री सम्मेलन में जो है वो बहुत सारी महारानियां भी जो है वो शामिल हुई थी। तो लेडी इरविन कॉलेज, जो लोग उस सम्मेलन में थे, जो उसका भाग थे, उन्होंने मिलकर ही लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसमें बड़ौदा और भोपाल दोनों जगहों की महारानियां क्या थी? शामिल थी। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? सत्य हैं। उपरोक्त सभी क्या है? सत्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की, 13-14 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी, जो गृह विज्ञान विषय से संबंधित जो टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान का इतिहास, उससे जो है ये संबंधित था। तो आप लोग इनको आराम से देख लेंगे। आगे की और भी प्रश्नोत्तरी के साथ हम समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे।
और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का ऑनलाइन का कोर्स अपना चल रहा है, अगर आपको जॉइन करना है, तो आप मुझे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क करके जो भी है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अगर कोई आप बात है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।